हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर हरियाणा। तो भाई आज अपना लेक्चर नंबर रहे। इससे पहले 5 लेक्चर हमने कर लिए हैं अच्छे तरीके से। तो साहब इसमें हम क्या करते हैं, तो आज अपना रहेगा लेक्चर नंबर 6, छठा लेक्चर रहेगा। इसमें हम 1000 प्रश्न देखेंगे हरियाणा के, वो प्रश्न जो आपके या तो पूछे गए हैं या आपके पूछे जाएंगे 101%। छठा आज लेक्चर रहेगा। इससे पहले 5 लेक्चर हमने कवर अप कर लिए हैं। रैमी ढुलकी इस समय आप ये है क्लास देख रहे हो, लेक्चर देख। तो साहब 500 प्रश्न हमने पहले कर लिए हैं 5 क्लासेस। तो आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज 100 क्वेश्चन करेंगे 500 से 600 तक, जो 100 बनेंगे। ठीक है। हरियाणा पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। आप एच टेट की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो, या एक्सपीएस की भी आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम जहां पर आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है। ठीक है। तो हो जाओ शुरू करते हैं। ये आज थोड़ा सा थिंक थोड़ी सी ज़्यादा आ गया, ये थोड़ा सा हरा हरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो चलो कोई चक्कर बड़ी बात नहीं। प्रश्न है अपना, हरियाणा में लिबर्टी शूज कहाँ बनते हैं? बहुत ही एक जबरदस्त प्रश्न है, बताओ। बहुत सारे कैंडिडेट को तो इसका जब पता होगा। तो हरियाणा में लिबर्टी शूज आपके कहाँ पर बनते हैं? तो साहब आपके बनते हैं ये ऑप्शन सी, करनाल में बनते हैं। ठीक है, करनाल में बनते हैं। किसकी बात कर रहे हैं साहब? लिबर्टी शूज की बात कर रहे हैं। देखो करनाल है साहब, करनाल में क्या है, करनाल में आपके लिबर्टी शूज बनते हैं। तो करनाल के अंदर 1954 में 1954 में स्थापना होती है इसकी, लिबर्टी शूज की जो फैक्ट्री है, जो जूते बनाने की, लिबर्टी। ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है 1954 में। कहाँ पर साहब? आपके करनाल में। और पाल सिंह या धर्मपाल है इनका पूरा नाम। ठीक है, धर्मपाल सिंह शूज इस नाम से होती है, मतलब जो इसके ओनर है वो धर्मपाल थे। ठीक है साहब, ये भारत की कंपनी है, अपने भारत देश की ही ये कंपनी है जो कि आपके जूते बनाती है। और अब क्या है, अब यह है इसकी जो ब्रांचेज हैं वो 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं, और लगभग ये 25 देशों के आसपास है। किसकी बात कर रहा हूँ साहब? मैं लिबर्टी की बात कर रहा हूँ। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है लिबर्टी शूज। ठीक है, तो यहाँ पर बनते हैं। कहाँ पर? आपके करनाल। और वही करनाल जो कि आपका कब जिला बना था साहब? 1966 में जिला बना था। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि करनाल से कौन कौन से जिले निकाले गए, तो साहब एक तो आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र। और दूसरा आपका पानीपत। पानीपत। ठीक है। तो ये दो जो जिले हैं वो आपके करनाल से निकाले गए। आगे आपका कुरुक्षेत्र में का थोड़ा सा हिस्सा लिया और जींद का हिस्सा लिया, आगे आपका बना दिया कैथल। ठीक है, तो कैथल भी इनडायरेक्टली आपका करनाल से ही लिख रहा है, पानीपत भी और आपका कुरुक्षेत्र भी। तो देख रहे हो ऐसे बनते हैं आप। ठीक है। हरियाणा का सबसे साफ सुथरा शहर साहब बोला जाता है कि इसको करनाल को बोला जाता है। तो यह भी एक आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और हरियाणा का यूरोप भी हम किसको बोलते हैं? करनाल को ही बोलते हैं। ठीक है। तो जो आपका कर्ण पार्क है, तो आपका कर्ण पार्क है तो वो कहाँ पर है साहब? आपका कर्ण पार्क आपका करनाल में है। देखो, कर्ण पार्क आए तब आप करनाल के साथ जाओगे, लेकिन यदि आ जाए आपका किला, किला या फिर टीला। ठीक है, टीला भी आपको मिल सकता है और आपको किला भी मिल सकता है। तो कर्ण किला आए या फिर कर्ण आपका टीला आए, वो कहाँ पर होगा आपका? वो होगा आपका कुरुक्षेत्र में। ये आपका कुरुक्षेत्र में होगा, कर्ण किला या टीला। ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र में होगा। आपका कर्ण पार्क आपका करनाल में होगा। हम करनाल को पूर्व पूर्व सीएम सिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी, तो हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी कहाँ से चुनाव लड़ते थे साहब? करनाल से ही चुनाव लड़ते थे। और इसी वजह से हम उसको करनाल सीएम सिटी भी बोलते थे पहले। लेकिन अब आपकी सीएम सिटी कौन रहेगी भाई? तो अब आपकी सीएम सिटी रहेगी लाडवा। और लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इस वजह से कुरुक्षेत्र रहेगा आपका सीएम डिस्ट्रिक्ट।
और लाडवा रहेगी आपकी सीएम सिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बात करी है। अगला प्रश्न, किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती? तो हरियाणा के जिले हैं तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा के ही बारे में बात कर रहा होगा। प्रश्न है आपका कि किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड नोट करना है वो आपको राज्य से कर लेना है। कहीं आप यहाँ पर जिले ही सोचो कि साहब सभी जिले एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी जिले की बाउंड्री किसी के साथ ना लगती हो। तो यहाँ पर बात किसकी करी गई है? तो बात की है अन्य राज्य के साथ। तो वो कौन कौन से हैं? देखो, अपने हरियाणा में क्या है? अपने हरियाणा में वो जो अपना हरियाणा है, हाँ, रोहतक। तो आपका रोहतक है, रोहतक। तो एक तो प्यारे दोस्त आपका रोहतक और दूसरा हो गया आपका सीडी, यानी कि आपका, हाँ, 2011 की जो जनगणना है, कौन सी जनगणना है अपने हरियाणा की? पांचवी जनगणना, क्योंकि 1971 में अपनी जनगणना शुरू हुई थी पहली, 81, 91, 2001 और 2011। तो पांचवी जनगणना में जो डेटा आया था उसमें हरियाणा में एक ही ऐसा जिला था कि किसी भी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री साझा नहीं होती। हरियाणा को कितने अन्य राज्य टच करते हैं? ऊपर से चलेंगे, पंजाब, फिर आपका राजस्थान, फिर आपका घूम कर आओगे तो उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद यूपी, इसके बाद फिर आपका कौन सा? यूके, उत्तराखंड, और उसके बाद एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आपका दिल्ली और चंडीगढ़, आपके दो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी हरियाणा की बाउंड्री को टच करते हैं। तो कुल मिलाकर कितने? 7 राज्य, 7 के वो आपके कुल स्टेट हो गए। ठीक है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, आपकी 5 स्टेट हैं। तो इनमें आपका 2011 के डेटा है, मतलब 2011 तक अपने पास हरियाणा में केवल रोहतक ऐसा था जो अपनी बाउंड्री किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता। इसकी जनगणना के बाद हरियाणा में क्या होता है साहब? इसमें होता है आपका 2016 में बनता है आपका सीडी यानी कि चरखी दादरी। तो चरखी दादरी ऐसा दूसरा जिला हुआ जो कि आपका किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं। यदि आप मैप देखोगे, देखो ये है आपकी राजस्थान और हरियाणा की बाउंड्री, और यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर है आपका ये चरखी दादरी। तो आप थोड़ा सा हल्का सा गैप यदि देख पा रहे हो, पूरा प्रॉपर तरीके से बाउंड्री को टच नहीं करता, तो यह है आपका चरखी दादरी। तो पहले एक जिला था रोहतक, इसके बाद दूसरा जिला भी आपका चरखी दादरी। क्या पता एग्जामिनर ये पूछ ले कि 2011 के डेटा में हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं जो कि अन्य स्टेट के साथ बाउंड्री साझा नहीं करते। तब आप क्या करोगे? सिर्फ एक जिला, कौन सा है? रोहतक। दूसरा जिला प्यारे दोस्तों आपका कब बना ऐसा जिला जो कि अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता? 2016 में। कौन सा था साहब? आपका चरखी दादरी। ठीक है, जो आपका जींद है, जींद, जींद 1966 में जब हरियाणा में 7 जिले बने थे, तो उस समय पर जींद आपका सबसे छोटा जिला था। सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार। और अब तक जींद से कितने जिले निकाले गए हैं? तो अब तक आपके जो कैथल है, कैथल, ठीक है, कैथल जींद से और कुरुक्षेत्र से, इन दोनों से काटकर बनाया गया है तो कैथल। ठीक है, तो जींद से ज़्यादा जिले नहीं निकाले गए। सबसे ज़्यादा जिले अब तक किस जिले से निकाले गए हैं? 1966 में सबसे बड़ा जिला था आपका हिसार, और हिसार से एक आपका 1972 में निकाला गया भिवानी, फिर उसके बाद सिरसा, सिरसा 1975 में निकाल दिया, फिर आपका भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद, फिर 1997 में, ठीक है, हाँ, 1997 में आपका फतेहाबाद, और अब 2025 में घोषणा हुई है हरियाणा में तीसरा जिला बनेगा हांसी। तो प्यारे दोस्त आपका हिसार हरियाणा का वो जिला है जो अब तक सबसे ज़्यादा बार तोड़ा गया है। उसके सबसे ज़्यादा बार टुकड़े हुए हैं, 4 बार उसके टुकड़े हुए हैं। भिवानी उसी से निकला है, आपका सिरसा उसी से निकला है, आपका फतेहाबाद उसी से निकला है, और आपका 2025 में जो हांसी है वो उसी से निकला है। ठीक है, तो हिसार को ज़्यादा तोड़ा गया है। ठीक है साहब,
चरखी दादरी जो है आपका अब सबसे नया जिला नहीं रहा, क्योंकि अब सबसे नया जिला बन गया आपका हाँसी। 2011 के बाद आपका एक ही जिला बना था चरखी दादरी और एक अब बन गया। तो 2011 की जो आपकी पांचवी सेंसिस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें हरियाणा को के पास कितने जिले थे साहब? 21 थे। और अब कितने हो गए प्यारे दोस्त? 23 हो गए, यानी कि आपके 2 जिले बड़े हैं। चरखी दादरी किससे निकाला गया था? भिवानी से निकाला गया था। इसके अंदर विधानसभा की कितनी सीट है? 2 सीटें हैं। क्या इसके अंदर कोई आरक्षित सीट भी है विधानसभा की? नहीं। हरियाणा के अंदर 5 जिले ऐसे हैं, यदि मैं अभी हाँसी का डेटा ना मिला, क्योंकि ऑफिशियली हाँसी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कितनी विधानसभा रहेंगी और कितनी इसमें आरक्षित सीट होंगी, अभी कुछ नहीं उसकी डिटेल, ठीक है। तो 5 जिले ऐसे हैं, कौन से? एक तो आपका सीडी। सीडी क्या है? हाँसी को छोड़ दें तो सबसे नया जिला, ठीक है साहब। एक तो सीडी आपका, और एक है आपका फरीदाबाद, और एक है आपका पंचकुला, और एक है आपका एम स्क्वेयर यानी कि मेवात और महेंद्र। तो सीडी मतलब कि चरखी दादरी आपका सेकंड लास्ट नया जिला, इस ऐसे याद रह जाएगा। इसके बाद आपका फरीदाबाद, एरिया में सबसे छोटा जिला। इसके बाद है आपका पंचकुला, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, और एक आपका मेवात और महेंद्र। तो 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा में एक भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। वैसे तो इनके अंदर सीट है, जैसे कि आपके पंचकुला के अंदर 2 सीट है, आपकी चरखी दादरी के अंदर भी आपकी 2 सीट है, लेकिन आरक्षित सीट एक भी नहीं है अभी तक। और अभी परिसमन होगा, उसके अंदर आपकी विधानसभा की सीट बढ़ेगी। कब बढ़ेंगी साहब? जब हरियाणा के अंदर अब और भी जिले बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर अनाउंसमेंट हुई है 16/12/2025 को कि आपका जो 23वां जिला है हरियाणा का वो बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा हाँसी, ठीक है। हिसार से इसको निकाला गया है। लेकिन इसके अंदर कितनी विधानसभा होंगी? क्या डबवाली भी एक नया जिला बनेगा, या फिर जो भी मानेसर और ये कलांवाली जो भी आपके जिले बनेंगे, तो उनमें कितनी कितनी आपकी विधानसभा की सीट होंगी, कितनी आरक्षित रहेंगी, यह सब चीजें हम परिसमन के अंदर देखते हैं, ठीक है साहब। रोहतक अपना फिल्म सिटी रोहतक है, जो अपना जाट गजट निकाला गया था वो भी आपका रोहतक से ही निकाला गया था, चौधरी छोटू राम जी के द्वारा सन 1916 में, ठीक है साहब। यहीं से चौधरी छोटू राम जी का संबंध रहा है। और इसको हम रोहतक को हम हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी पूछ ले आपसे कभी भी एग्जामिनर, तो आप जाएंगे जी फॉर गुरुग्राम। गुरुग्राम को हम क्या बोलते हैं? हमारे हरियाणा की आर्थिक राजधानी। हमारी जो राजधानी है हरियाणा की वो रहेगी आपकी चंडीगढ़। और जो आपकी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो आपकी कैपिटल है हरियाणा की, वो रहेगी आपकी रोहतक। क्यों बोलते हैं रोहतक को? क्योंकि यहाँ पर राजनीति का गढ़ माना जाता था और अब भी माना जाता है। तो इस वजह से एक तो बीच में हो गया लगभग। वैसे तो जींद में हम हार्ट ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं? आपके रोहतक को भी बोलते हैं, जींद को भी बोलते हैं। यह आपके इट्स डिपेंड अपॉन योर ऑप्शन, आपके ऑप्शंस पर यह डिपेंड है, ठीक है। स्टार्टिंग में हार्ट ऑफ हरियाणा हम जींद को बोलते हैं, ऑप्शन में जींद ना मिलता तब आप रोहतक के साथ जाएंगे, ठीक है साहब। ये ठेठ भी है रोहतक, क्योंकि जो हरियाणा की जो बोली है वो रोहतक सोनीपत इस तरफ की जो बोली है वही आपकी फिल्मों में भी यूज की जाती है। तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रॉपर हरियाणा में बोली है। जैसे अब मैं कैथल से हूँ, मेरी मेरी भी ठेठ बोली है, जींद की भी ठेठ बोली है, हिसार की भी ठेठ बोली है। लेकिन ये इंक्लूड किसको करते हैं? सोनीपत और हिसार रोहतक को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम राजनीतिक राजधानी बोलते हैं। फिल्म सिटी भी आपकी रोहतक ही रहेगा। 1 नवंबर 1966 को जिला बना था, साथ में आपका यह मंडल भी बन गया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 4 मंडल थे, तो ऐसे आप याद रखा करो। अच्छा, इससे निकाला कौन सा जिला है? तो इससे एक तो आपका निकाला गया था सोनीपत। कब निकाला गया था साहब? भिवानी के साथ निकाला गया था 1972 में। दूसरा इससे निकाला है झज्जर, वो कब निकाला गया था? फतेहाबाद के साथ 1997 में, यानी कि 1997 में, ठीक है साहब। चीनी यात्री हेन सांग किस सम्राट के समय भारत आया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आप जब भी कोई भी एग्जाम देने जाएं तो आप हर्षवर्धन को पूरा पढ़कर जाएं। इनफैक्ट अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा कोई ही एग्जाम होगा जहां पर इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते। जैसे यही पूछ लिया कि चीनी यात्री हेनसांग, तो पहले तो हमने पता लगा लिया कि भाई एक यात्री था जो कि चीन से आया था,
चीनी यात्री, क्या नाम था? हेनसांग। और वह किस सम्राट के समय, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई सम्राट होगा, तो उस यहाँ पर कौन सम्राट था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए द राइट आंसर, हर्षवर्धन जी यहाँ पर क्या थे? आपके सम्राट थे। कब की बात है साहब ये? कब की बात है? तो ये बात है आपकी देखो, जो हर्षवर्धन है, इनका जन्म होता है 590 ईस्वी में, लेकिन ये 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और 647 में इनकी मृत्यु होती है और ये गद्दी पर ही रहते हैं तब तक। तो एक अच्छा लंबा खासा समय इन्होंने अपने राज्य को दिया है। तो जाहिर सी बात है इसी बीच आया होगा, ठीक है। तो इसी बीच आया होगा, वो लगभग आपका 632-33 से और 642-43 तक रहा है, लगभग आपका 8 से लगभग 633 से 32-33 में आया है और लगभग आपका 10 साल यहाँ पर आया है, 42-43 तक, ठीक है। अच्छा देखो, जो ये था, ये व्यक्ति था, क्या नाम है इसका? हेनसांग, ठीक है। हेनसांग क्या था? आपका चीनी यात्री था, ठीक है। अब ये था क्या? ये भिक्षु था, भिक्षु, ठीक है। और साथ में ये क्या था? एक रिसर्च कर रहा था ये। अब ये बौद्ध धर्म से जुड़ा था, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग में एक बार आप इसको देखो, समझने की कोशिश करना। एक, यदि किसी ने सुना हो शैव धर्म, सुना होगा किसी, शैव धर्म को मानते थे स्टार्टिंग में, कौन? हर्षवर्धन। लेकिन ये बौद्ध धर्म से भी जुड़ गए थे। कौन? किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये हर्षवर्धन जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो ये धर्म है जो बौद्ध धर्म, इसको प्रोटेक्ट किया है किसने? हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया एक प्रकार से, आप ये मान लो, ठीक है। तो वो कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। और जब वो भारत में आए तो एक अच्छा खासा लंबा समय वो यहाँ पर रहे, इन्हीं के उसमें रहे ये, जहाँ पर इनकी राजधानी थी, इनके दरबार में रहे। और यहाँ पर वो बौद्ध धर्म से जुड़े थे। तो यहाँ पर हमारे जो ग्रंथ थे, उनको पढ़ने का कार्य किया है आपके चीनी यात्री हेनसांग ने। और इनफैक्ट इन्होंने पुस्तक भी लिखी, कौन सी लिखी है? सी यू की, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, सी यू की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने ये हर्षवर्धन के बारे में बताया है, ठीक है साहब। हर्षवर्धन के बारे में बताया है। और हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने ये भी बताया है कि जब भाई वो यहाँ पर आया था, तब इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी थी साहब थानेश्वर, ठीक है। थानेश्वर इनकी पहली राजधानी रही है। दूसरी इनकी कन्नौज हो गई थी राजधानी। तो इनकी दो राजधानियां रही हैं, एक थी इनकी थानेसर, दूसरी थी इनकी कन्नौज, ठीक है साहब। तो इसने अपनी पुस्तक में सब कुछ लिखा है। क्या नाम था? सीयू की। तो बहुत सारे प्रश्न है ये, आप वैसे मत समझना कि बस वैसे ही क्लास चली हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ से काफी प्रश्न है प्यारे दोस्त, यदि आप देखोगे तो बहुत आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इस पुस्तक में क्या बताया है कि जो हर्षवर्धन साहब है, ये क्या करते थे? इन्होंने अपना जो साम्राज्य है उसके अंदर जो सड़कें हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी, साफ सुथरे सड़कें थी। इमारतें भी बहुत अच्छे तरीके से उनका रख रखाव था, ठीक है। और बौद्ध धर्म को ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसका संरक्षण कर रहे थे, कौन? हर्षवर्धन जी, ठीक है। और क्या बता रखा है? और बता रखा है हर्षवर्धन, हाँ। और एक बात और कि भाई जो ये इंसान है हर्षवर्धन जी, ये जैसे कोई काम है तो ये मतलब ये खाली अपनी गद्दी पर नहीं बैठे रहते थे, ये खुद राज्य में जाते थे, पैदल चलकर जाते थे। और वहाँ पर कितना कितना अच्छे तरीके से इनका राज्य है, क्या वहाँ पर कमी है, क्या प्लान करने चाहिए, तो ये खुद जाते थे। वही बात बोलते हैं ना, ये एक कंपनी का कोई मैनेजर है, यदि वह सिर्फ ऑन द कॉल रहेगा, कॉल पर ही रहेगा कि सीट यहीं पर ऑफिस में ही सब कुछ आना चाहिए, तो एक टाइम के बाद आई थिंक वो थोड़ा सा कनेक्शन कट हो जाएगा ऑफिस से। लेकिन ये व्यक्ति क्या थे? हर्षवर्धन, कि वो साम्राज्य के अंदर खुद पैदल चलकर जाते थे, सड़कें, इमारतें, व्यक्तियों से मिलना, तो ये सब इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। क्या नाम है? सीयू की, ठीक है। और क्या नाम था? हेनजांग। कहाँ से थे? चीनी यात्री। और किस धर्म से जुड़ते हैं? बौद्ध धर्म से। देखो जो नालंदा है, नालंदा, ठीक है, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है साहब। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, आज कहाँ पर है? आज बिहार में है। लेकिन बिहार उस टाइम पे क्या था? आपका मगध का हिस्सा था, मगध साम्राज्य, है ना। तो उस टाइम पे जब छोटे छोटे हिस्सों में अ, मगध मगध भी एक हिस्सा था उस टाइम पर।
तो मगध क्या है, उस टाइम पे मगध था लेकिन आज बिहार है। तो क्या है साहब, आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर है। और इसी मतलब वहीं पर था। तो यहीं पर इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने, हिनसांग ने, यहीं पर बौद्ध धर्म का इसने शिक्षा, जो अपने धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ा है। ठीक है। ओके साहब। और क्या खास बात है। हाँ, एक देखो, गोड थे कहाँ पर आपका, बंगाल में। ठीक है। बंगाल के जो गोड थे उनके साथ युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन ने उनको हरा दिया था और अपने राज्य का, उसकी राजधानी थी थानेसर, उसने अपनी राजधानी रखी है। लेकिन विस्तार उसने कहाँ तक कर लिया था साहब, उड़ीसा तक उसने विस्तार कर लिया था। तो एक बार नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर जब उसका युद्ध हुआ, ये युद्ध तो वो जीत गया, पुलकेशिन द्वितीय के साथ उसका युद्ध हुआ था। लेकिन उस युद्ध को वो हार गया था। कौन, हर्षवर्धन। और इस वजह से जो एक बाउंड्री बन गई, वो नर्मदा नदी, उसी नदी पर वो हारे थे। मान के चलो कि मैं इस तरफ से आ रहा हूँ और एक व्यक्ति उस तरफ से आ रहा है, दोनों कहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं या टकराव कर रहे हैं, एक नदी पर। अगर मैं हार गया तो जाहिर सी बात है, अब मैं उस तरफ तो बढ़ नहीं सकता, है ना। तो अब क्या हो गया, जो वो एक बाउंड्री हो गई मेरे और उस व्यक्ति के बीच में। तो ठीक ऐसे ही होता हर्षवर्धन साहब और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, जब वो नर्मदा नदी पर आए तो वही बाउंड्री हो गई। तो मतलब कि उनका अब साम्राज्य यहीं तक था, और दक्षिण की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहीं तक उनका साम्राज्य रह गया था। ठीक है, हर्षवर्धन साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनके भाई को और इनके बहन के पति को मरवा दिया गया था, तो इसी वजह से इनको, ये इनके भाई का नाम है राज्यवर्धन। ठीक है। और प्रभाकर वर्धन कौन थे, इनके पिताजी थे। उन्होंने ही इस वंश की स्थापना की थी। वर्धन वंश भी इनको बोलते हैं, पुष्यभूति वंश भी इसको बोलते हैं। ठीक है। अब क्या था, रियल फाउंडर बोलते हैं इनको। जिनका भाई है पहले वो बैठा था गद्दी पर, लेकिन उनको भी छल कपट से मरवा दिया था। और जिनके बहन है, क्या नाम था उनका, मुझे अब राजश्री ऐसा करके, या धनश्री, धनश्री तो नहीं था ना। तो ऐसा करके एक बार आप सर्च कर लेना। तो उनकी बहन के पति को भी मरवा दिया था। इनकी मात्र 16 साल की एज में ये राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक इसी प्रकार से अकबर के साथ हुआ था। ठीक है। अकबर मुगल थे, तीसरे शासक थे। पहला कौन था आपका, बाबर। उसके बाद कौन आया था, हुमायूं। और उसके बाद आए थे आपके अकबर। अकबर हुमायूं के बेटे थे। ठीक है। तो वो भी कब बैठे थे, वो 1556 के आसपास बैठे थे गद्दी पर, तभी युद्ध हो गया था। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है, वो तो खैर नहीं लड़े थे, लेकिन उनके सैनिक लड़े थे। उनका सबसे खास सैनिक था, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है कि उनके सबसे खास सैनिक का क्या नाम था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अकबर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब। हर्षवर्धन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब। 1590 में जन्म हुआ था, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। और इसी टाइम ड्यूरेशन में 632-33 में आए हैं आपके, और ये चीनी यात्री हिनसांग। इन्होंने यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर अध्ययन किया बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि ये एक यात्री भी थे और एक रिसर्चर भी बोल सकते हो आप इनको, जो जानने का इच्छुक है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर आकर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें बताया कि हर्षवर्धन साहब क्या करते हैं कि खुद पैदल चलकर अपने राज्य का दौरा करते हैं। सड़कें काफ़ी साफ सुथरी हैं, इमारतें बढ़िया हैं, लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दो राजधानियां हैं, पहले थी आपकी थानेश्वर, और दूसरी जो कि एक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रही है, उसके बाद एक बार फिर इन्होंने राजधानी चेंज की, कन्नौज। ठीक है। उसकी एक बार डेट देख लेना आप अच्छे तरीके से। शैव धर्म इनको स्टार्टिंग में ये संबंधित थे, फिर बौद्ध धर्म को भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया है या फिर उसका संरक्षण किया। ओके साहब। बौद्ध जो थे कहाँ से थे, बंगाल से, और उनके साथ भी युद्ध हुआ था, वो युद्ध इन्होंने जीत लिया था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब युद्ध हुआ नर्मदा घाटी पर, वो ये हार गए थे, और इस वजह से वहीं तक इनका साम्राज्य रह गया। ओके साहब। तो इतनी सारी जानकारी, राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे। तो ऐसे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। थानेश्वर कहाँ पे है साहब, यदि आपने कुरुक्षेत्र का नाम सुना है। ठीक है, ये इकट्ठे ही है थानेश्वर और कुरुक्षेत्र। ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छा इतिहास रहा है थानेश्वर का। और हर्ष का किला वहीं पर है भाई, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में ही। शेख चिल्ली का मकबरा देखो, शेख चिल्ली का मकबरा पर बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, हर्ष के किले पर कोई नहीं जाता। ठीक है, क्यों भाई, ये जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, बोलते हैं जो, तो एक बार जाओ, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट थे। तो आपको देखना चाहिए इनका, अगर हरियाणा से हो और तैयारी कर रहे हो तो एक बार आपका फर्ज भी बनता है
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई साहब। तो ये कहाँ पर है आपकी? कहाँ पर है आपकी? यह है आपकी हिसार में। देखो, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 2/2/1970 को, ठीक है। HAU, HAU के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि नाम लिखा है, ठीक है। ये कृषि विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह पहले इसके नाम में नहीं था। कब स्थापना हुई थी? 2/2/1970 को हुई थी। इतनी बात ध्यान में आ गई। अब देखो, 1991 में क्या हुआ? 1991 में साहब क्या हुआ? इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया और अब इसका पूरा नाम लिख दिया चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका हिसार में है। तो 2-3 फैक्ट क्लियर हो गए। अब देखो, इसमें क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, जब कृषि आगे नाम में है तो हरियाणा के अंदर एक ही ऐसी स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो विभिन्न प्रकार के शोध होते हैं अलग अलग फसलों के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए। तो यहीं पर है आपका, जो भी है हरियाणा में सबसे बेस्ट आपका एग्रीकल्चर, जितने भी कोर्सेज हैं वो यहीं पर होते हैं। PhD भी यहीं पर होती है, जो कि आपका हिसार में है। ठीक है साहब, ये तो देख लिया। थोड़ी सी बात करें चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह साहब। ये कहाँ से थे? तो यह थे आपके उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने लगभग 50% या इससे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। तो प्रधानमंत्रियों की खान आपके उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद को भी बोला जाता है, क्योंकि इलाहाबाद तो यूपी प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, ठीक है साहब। तो यूपी से थे ये और भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इतनी बात समझ में आ। अब कृषि विश्वविद्यालय नाम रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये खेती बाड़ी से संबंधित भी रहे होंगे। जी हाँ साहब, इनका जो जन्मदिन है आई थिंक 1923 में, इनका 23 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 23 दिसंबर 1923 ऐसा करके डेट है, ठीक। तो उस दिन किसान दिवस भी हम मनाते हैं और इन्हीं के नाम पर वो मनाते हैं। अब देखो 1923 के आसपास है, ठीक है। एक बार इनका देख लेना, जहाँ तक मुझे ध्यान है 1923 के आसपास, 23-24 ऐसा कर। तो साहब उस टाइम तो हम आज़ादी के लिए बिल्कुल तत्पर थे, बिल्कुल लड़ाइयाँ चल रही थी। महात्मा गांधी जी भारत आ चुके थे, ठीक है। अब ये महात्मा गांधी जी के साथ भी उनसे प्रभावित होते हैं, उनके साथ ये कुछ आंदोलनों में भी भाग लेते हैं, ठीक है। हम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको बोल देते हैं। तो क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कब? 1857, ठीक है, वो तो प्रथम था। तो उसमें भी भाग लिया था किसने? चौधरी चरण सिंह। और भी उनके साथ काफी आंदोलनों में रहे हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 1937 में, हाँ 1937 में इन्होंने पहली बार विधायकी लड़ी थी। हम तो जो हरियाणा में है, हम तो बोलते हैं कि भाई तू MLA का चुनाव लड़ा जाके, हाँ, या ये बात बोल कि भाई ये व्यक्ति तो अपने हरियाणा में, तो ये व्यक्ति भी को नहीं बोलते, अपने हरियाणा में देसी बोल रहे हैं। भाई तू, अरे तू किसके वोट देगा? ठीक है, तू किसके वोट देगा? कौन सा MLA के देगा? इस बार तो यू MLA उठ रहे हैं। तो अपने हरियाणा में इस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? विधायकी, ठीक है, विधायकी। हरियाणा में विधायक या डायरेक्ट MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन उसमें क्या बोलते हैं? MLA नहीं बोलते ज्यादातर, विधायकी, कि ये व्यक्ति विधायकी लड़ रहा है, ठीक है। तो 1937 में साहब पहली बार विधायकी लड़ी थी, किसने? चौधरी चरण सिंह। और नाम क्या था? देखो, जो एक हरियाणा में नाम है आपका छछरौली, छछरौली, ठीक है, हरियाणा में है छछरौली। तो ऐसा ही एक नाम था छपरौली हाइट, आई थिंक वो छपरौली नाम है आई थिंक, ठीक है। लेकिन है ऐसे ही, लगभग 80% नाम ऐसे ही है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़ा था और साहब वो विधायक बने। देखो 2 बार ये व्यक्ति यूपी के CM रह चुके हैं, चेयरमैन, मुख्यमंत्री। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 बार ये यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ट्विस्ट कब आता है साहब? 1990
1977, 1977 में। अब क्या हो गया, अब जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो तब से, भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो तब से पहली बार हमारे आम चुनाव कब हुए, 1951-52 में। 2 साल क्यों बोल दे साहब, क्योंकि 1951 के एंड से और 1952 तक, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरपूर है, अलग अलग अपने स्टेट है ना, तो स्टेट तो अपने पास, चलो उस टाइम तो नहीं थे, फिर भी एक दिन या एक टाइम हम चुनाव नहीं करवा सकते। खैर अभी अनाउंस भी किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से कि एक ही बार करेंगे जो भी होगा, लेकिन क्या है, आप आज के समय पर भी देखते हो आपके चरणों में चुनाव होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री यानी लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, जब आपने और मैंने यानी हम सब ने मिलकर वोटिंग करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनका एक अलग ग्रुप होता है कि भाई चरणों में वोटिंग चलती है। अब की बार 6 या 7 चरणों में वोटिंग चली थी, तो वो 4-5 महीने तक आराम आराम से वोटिंग चलती है। तो 1951 के एंड से और 1952 के स्टार्टिंग फरवरी तक आई थिंक हमारे देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे, ठीक है, जहां पर आपकी सरकारें चुनी जाती। तो इससे पहले क्या था साहब, इससे पहले हमने अपना देश के लिए कुछ व्यक्ति सेलेक्ट कर लेते संविधान के अनुसार, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को, जब जिस दिन संविधान लागू होता है उससे ठीक 2 दिन पहले हमने देश के लिए पहला राष्ट्रपति चुन लिया। क्या उस टाइम पर चुनाव हुए थे? नहीं साहब नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि उस टाइम से 1947 से और 1977 तक 30 साल हो जाते हैं जब कांग्रेस लगातार पूरे भारत में बहुमत हासिल कर रही थी, या फिर सरकार बना रही थी, सरकार बना रही थी इज द राइट वर्ड, ठीक है, तो वो सरकार बना रही थी। लेकिन 1977 में साहब क्या होता है, 1977 में आपके आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, ठीक है, तो ये 2 प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं जो कि जनता दल से संबंधित होते हैं, या जनता दल इनकी पार्टी होती है, या फिर इससे चुनाव लड़ते हैं, और ये दोनों प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री, और आपके मोरारजी देसाई रहे हैं आपके भारत के 4th प्रधानमंत्री, चौथे प्रधानमंत्री। ये थे भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और मोरारजी देसाई रहे हैं साहब आपके पहले गैर कांग्रेसी आपके प्रधानमंत्री। तो ठीक है साहब, 1970 में क्या हुआ, 70 से 79 जब क्या था, जब हमें पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला था, तो उसी टाइम पर ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसकी बात कर रहा हूँ साहब मैं चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर आता है आपका 79। तो 79 में क्या होता है साहब, यही व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं, और ये आई थिंक जुलाई के आसपास की वो डेट है 79 में, और आपका 14/1/1980 ये क्या होते हैं साहब, आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है साहब। इसी डेट तक क्यों, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पत्र इनके खिलाफ लाया भी गया था। अच्छा देखो, जो चौधरी चरण सिंह जी हैं इनके बारे में खास बात पता है क्या है, सभी प्रधानमंत्री लोकसभा में जाते डिबेट भी करते हैं, कुछ अच्छी बातें हो या जैसी भी हो, वो अपने प्रस्ताव भी रखते हैं, अपनी भूमिकाएं भी निभाते हैं, और तर्क वितर्क भी करते हैं, और अपनी जवाबदेही भी बनती है। लेकिन ये व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी आपके कभी भी आपके लोकसभा में नहीं गए, और इन्होंने बाहर से ही, मतलब बिना लोकसभा में कोई अटेंडेंस नहीं की, तो बिना लोकसभा जाए क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। इसके बारे में बात कर रहा हूँ साहब, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री रहे हैं अपने भारत देश के। तो इस डेट को ये क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, और फिर होते हैं चुनाव, और चुनाव में क्या होता है आपका, जीत जाते हैं कौन, आपका यही कांग्रेस पार्टी से आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। लगभग 5 साल का वो कार्यकाल पूरा करती है। आपको पता है कि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कुछ स्टोरी है, इसको आई थिंक आप साथ साथ अगर आप चले हो तो बहुत सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो साहब क्या था प्रश्न हमारा कि चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ पर है, हिसार में है,
HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। नाम चेंज किया गया 1991 में। क्या नाम चेंज किया गया जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश आपको हो रहा है। ये व्यक्ति हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका संबंध था उत्तर प्रदेश से। 1923 या 24 में इनका जन्म रहा है। तो इन्हीं के जन्म पर क्या होता है, किसान दिवस भी हम मनाते हैं दिसंबर में। ओके साहब। तो 2 बार ये उत्तर प्रदेश के 1937 में पहली बार चुनाव विधायकी लड़ा, क्योंकि विधायकी बोलते हैं भाई वहाँ। तो 2 बार ये हरियाणा के नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक बार भारत के उप प्रधानमंत्री 77 टू 79 1977 से और 1979 तक। ठीक है साहब। जब आपकी देश में इमरजेंसी लग चुकी थी उसके बाद चुनाव हुए थे। ओके साहब। तो 1979 में ये व्यक्ति बनते हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री। दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता दल से इनका संबंध रहा है और बिना लोकसभा जाए ये रिजाइन कर देते हैं या फिर प्रस्ताव। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर है आपकी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, GJU यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है आपकी भारत की हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जिसका क्या नाम है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, आपकी 1956 में। ये नींव किसने रखी थी, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कैशलेस फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी है, वह भी रहेगी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और आपका सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपका कौन सा रहेगा, वह भी रहेगी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एक अखबार निकाला गया था, अखबार नहीं सारी पत्रिका, 1966 में हरियाणा शोध के नाम से, जो कि हरियाणा की गठन होने के साथ ही निकाल दी गई थी। कहाँ से निकलती थी साहब, वो रेवाड़ी से निकलती थी। लेकिन अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा, और अब वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलती है। और 1969 में वो पहली बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी निकाली गई थी। जब भी आपको नाम आए 1969, तो इसके साथ आपको एक और बेसिक सी जानकारी याद रख लेनी है। वह क्या है कि 1969 में आपका जो HBSC है यानी कि हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन यानी कि आपका भिवानी बोर्ड है, उसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। लेकिन अभी वो कहाँ पर है, अभी है वो भिवानी में। तो 1981 1981-82 में क्या किया गया था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया चंडीगढ़ टू भिवानी। तो इतनी बातें यदि आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर कर पढ़ेंगे, आई थिंक आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए साहब अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। हरियाणा में महिला बाल विकास मंत्री कौन है, ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा, कभी भूल नहीं पाओगे। तो 2024 के एंड में हमारे चुनाव हुए हैं। कौन से चुनाव हुए हैं साहब, हमारे हुए हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव। हमारे हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं वो हुए हैं अभी 2024 के एंड में। 5 अक्टूबर 2024 को हमारे हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव करवाए गए थे। इसका परिणाम आता है आपका ठीक 3 दिन के बाद, यानी कि आपका 8 अक्टूबर 2024 को। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं घर पर ही क्लास लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली आ ही जाती है। ठीक है साहब। तो 2024 में हरियाणा विधानसभा के, कौन सी विधानसभा के, 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव करवाए गए थे। तो अब उसमें जो मंत्रिमंडल बनाया गया, तो उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए गए। तो उसी में से एक होता है महिला बाल विकास डिपार्टमेंट, जिसके अंडर आता है। तो इसको हम बोलते हैं महिला बाल विकास मंत्री। तो यह कौन है अब, तो देखो जो अब की बार 15वीं विधानसभा में महिलाएं हैं जो कैबिनेट में या फिर मंत्रिमंडल में शामिल की गई हैं, वह केवल 2 महिलाएं हैं। केवल 2 महिलाएं हैं। दोनों महिलाओं का नाम आपका यहीं पर है,
फर्स्ट ऑफ ऑल आरती राव एंड सेकंड इज आपकी श्रुति चौधरी जी। तो दो महिलाएं ऐसी हैं जो कि 15वीं हरियाणा विधानसभा की जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल की गई। तो महिलाओं का जो मंत्रालय है, जाहिर सी बात है कि वो महिलाओं को ही अगर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यह दिया गया है आपका श्रुति चौधरी जी को। और इसके साथ एक मंत्रालय और दिया गया है जिसका नाम है आपका जल, जो पूरा जल मंत्रालय है या जल विभाग जी जिसके अंडर आते हैं ये सब, जल से जुड़ा हुआ पूरा महकमा कौन देखेगा? श्रुति चौधरी जी। इनके पास दो ही मुख्यालय है। ठीक है। इसके बाद आरती राव की यदि मैं बात करता हूँ तो आरती राव देखो, एक ट्रिक याद रखना। आरती आरती किसको करनी चाहिए? खासकर ट्रिक के लिए हम याद कर रहे हैं वैसे जनरली, तो किसको करनी चाहिए भाई? स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आरती करनी चाहिए। तो देखो, स्वस्थ रहने के लिए हमें आरती करनी चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय किसको है? किसके पास है? आरती राव जी के पास है। और आयुष मंत्रालय वह भी स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है। सो इस वजह से वो मंत्रालय भी आपका आरती राव के पास है। तो दो लेडीज हैं, दोनों का अच्छे तरीके से आई थिंक आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं नायब सिंह सैनी। सबको पता है कि यह हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार क्यों साहब? क्योंकि पहली बार यह मुख्यमंत्री तब बने थे जब मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा का जो मुख्यमंत्री पद है उनको बदला गया, इनको लाया गया। तो चुनाव तो होंगे ही साहब। तो करनाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब की बार इन्होंने लाडवा से चुनाव लड़ा है। लाडवा कहाँ पर है साहब? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसके कुरुक्षेत्र के नाम पर एक भी विधानसभा की सीट नहीं है। तो कौन कौन सी है वो 4 विधानसभा की सीट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रहेगी लाडवा, दूसरी रहेगी आपकी पेहवा, तीसरी रहेगी आपकी शाहबाद और हमारी सबसे लास्ट रहेगी थानेश्वर, यानी कि थानेश्वर हम बोलते हैं। तो लाडवा से इन्होंने चुनाव लड़ा। इस वजह से लाडवा को सीएम सिटी, लाडवा किसके अंडर आ गया? कुरुक्षेत्र के अंडर आ गया। तो कुरुक्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? आपका सीएम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। किसको हम? कुरुक्षेत्र। तो नायब सिंह सैनी, जाहिर सी बात है कि जो आपके परिवार का मुख्य व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इनके पास। सीआईडी भी इन्हीं के पास है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ये हो गए। खास बात, जो लोग अब की बार हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, क्योंकि वो होता है आपका गृह मंत्री के पास। जैसे हमारे सेंटर में मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी, वो क्या है? वह है आपके गृह मंत्री। तो गृह मंत्री आपके यहाँ पर कौन है स्टेट में, हरियाणा में? नायब सिंह सैनी। तो इस वजह से पुलिस का डिपार्टमेंट, सीआईडी का डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। एट द एंड हम बात करते हैं महिपाल डांडा जी के बारे में। आपका स्कूली शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा, या मैं डायरेक्ट कहूँ जो आपके शिक्षा मंत्री है हरियाणा में रहेंगे आपके साहब महिपाल ढांडा। याद कैसे रखोगे? ढांडा वर्ड को पकड़ लो, इसमें से ढांडा में से डंडा वर्ड बना लो। ढांडा इज इक्वल टू डंडा, डंडा वर्ड पकड़ लो आप। इसमें क्या करोगे भाई? अब तो ये देखोगे आप, स्कूल में नहीं जाते थे, डंडे पड़ते, काम नहीं करते थे, डंडे पड़ते थे। ठीक है, तो वहां से एक बार आप इसको मिलाने की कोशिश करना, तब आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको समझ पाओगे। साहब कौन सी विधानसभा थी? 15वीं। मुख्यमंत्री कौन सी बार बने हैं आप? दूसरी बार बने। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे आपके भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। कहाँ से थे ये? झज्जर से थे। लेकिन इनके लिए इलेक्शन नहीं हुए थे। कब बने थे? मरिया कब बनाए गए थे? 1966 में। अगले ही साल 1967 में हमें हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री मिलता है जिसका नाम है आपका राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने 1967 में ही एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, और इसी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत भी गए। और इनको बोला जाता है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। इसके बाद हमें तीसरा मुख्यमंत्री मिला चौधरी बंसीलाल, और ये थे हमारे हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री। हरियाणा के लौह पुरुष, विकास पुरुष इनको बोला जाता है, और इन्हीं की पोती है श्रुति चौधरी। ठीक है, इन्हीं की पोती है। तो एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो,
ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इस वजह से 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। होती कहाँ से है, इस वजह से यह आपको कमेंट करके बताना है। जब भी आप इस वीडियो पर यदि यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं आपको यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशन कि वैसे कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता। के अंदर शिद्दत है कि भाई मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, क्रैक करना है, छोड़ना है, सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ बनना है, वही कैंडिडेट तक पहुँच। तो आपके अंदर वो जज्बा है। एक बार बताना कमेंट करके। चलो मैं आपको 2 ही ऑप्शन दूँगा, यहाँ पर 4 हैं, 2 दूँगा मैं आपको, पानीपत या सोनीपत। क्योंकि कुछ तो हम भी चेक करेंगे कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद एक लाडो लक्ष्मी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, हरियाणा में एक लाडो लक्ष्मी योजना और एक है बीमा सखी योजना। तो वो बीमा सखी योजना भी वहीं से लागू की गई है जहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरू की गई। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन मुद्राएं मिली, कहाँ से मिली है? तो हर्षवर्धन के ऊपर हमने पहले काफी अच्छे तरीके से बात करी है अभी कुछ ही पहले। तो एक और प्रश्न, तो ये आपकी अब आप सोनीपत से, सोनीपत से आपकी क्या मिली है? हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन, कालीन का मतलब क्या हो गया? उस काल की जो मुद्राएं हैं। इसका ज्यादातर समय कहाँ पर बीता है? जो आपका थानेसर है वहां पर, क्योंकि राजधानी थी। लेकिन यहाँ पर वो थानेसर भी डालेगा और कुरुक्षेत्र भी डाल देगा ताकि आप कंफ्यूज हो। कभी भी कंफ्यूज होना है साहब, इसके ऊपर काफी डिटेल में बात की है। इसको और उसके साथ आप नोट कर लो। कहाँ से? सोनीपत। थानेश्वर में क्या है आपका? शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, दारा शिकोह के ये क्या थे? गुरु थे, उन्होंने ही बनवाया था शेख चिल्ली का मकबरा। कहाँ पर है? यहीं पर है। कैथल में है आपका रजिया बेगम का, रजिया बेगम सुल्तान का मकबरा। लगभग मैं जो क्लासेज करवा रहा हूँ ऐसे करके कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता ही देता हूँ, उनका भी नाम बीच में आ जाता है। आई थिंक जो भी कैंडिडेट डे 1 से क्लास को ले रहे हो वो तो फटाफट बता देंगे कि साहब 1236 में ये गद्दी पर बैठी थी, 1240 में इनकी हत्या कर दी गई और कैथल के समीप, और अब कैथल के अंडर ही आ गया। इनका जो मकबरा है वो वहीं पर है, देख सकते हैं, लेकिन जर्जर हालात में है, सांप और है वहाँ। हरियाणा में 2011 के बाद बने जिले, ऐसे प्रश्न अब की बार डाल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। हमने रट्टे मार रखे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या बैठ चुका है। सिर्फ एक ही जिला बना है, कौन सा? आपका सीडी यानी कि चरखी दादरी। 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी वह थी हम पांचवी जनगणना थी हमारी। पांचवी जनगणना होती है हमारी 2011 में, क्योंकि पहली जनगणना होती है हरियाणा की 1971, दूसरी 81, तीसरी 91, चौथी 2001, पांचवी 2011। इसके बाद 10 साल के बाद यानी कि 2021 में हमारी छठी जनगणना होनी थी, लेकिन हमारी जनगणना नहीं हो पाई ड्यू टू आपका लॉकडाउन या कोविड आप बोल सकते हो। तो हमारी जनगणना नहीं होने पाई। कौन सी जनगणना हमारी होनी थी? ये छठवीं जनगणना होनी थी, लेकिन पूछा किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार पूछा है। तब कितने जिले थे बताओ? तब कितने? 2011 में हमारे पास 21 जिले थे, 21 जिले थे 2000 तक, 2000 तक हरियाणा में, 2000 तक हरियाणा में 19 जिले थे बस। ये बात याद रख ले, इसको लिख लो या आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड एक बार इसको जाने दो। तो क्या है? 2000 तक हरियाणा में 19 जिले थे। उसके बाद अब तक एक बना आपका 2005 में, एक बना आपका 2008 में और एक बार बना आपका 2016 में, और अभी अनाउंसमेंट की ऑफ 2025 2025 के एंड में। यहाँ पर स्क्रीन पर मच्छर बैठ जाते हैं, तो इस वजह से जितना मैं चलाता हूँ उससे ज़्यादा ये मच्छर चला लेते हैं। ठीक है साहब, क्या हो गया? तो चलो जो भी है आप इसको नोट कर लो। तो 2000 से पहले हरियाणा में 19 जिले थे। तो अब कितने हैं? 23, मतलब अभी बने हैं तो 3 ही जिले हैं, 2005, 8 और 16। इसमें 3 जिले बने हैं। शुरू में बना भाई आपका सबसे मेवात, के बाद 5 में, 8 में आपका पलवल, 16 में आपका चरखी दादरी। बात करी गई है 2011 में कितने जिले थे?
तो 2011 में थे आपके साहब 21 जिले, 22वां बना आपका चरखी दादरी और 23वां की अनाउंसमेंट की गई है एंड ऑफ 2025 का नाम है हांसी जो कि आपका हिसार से निकाला जाएगा। 1966 में थे आपके साथ एक साथ 4 जिले बनाए गए थे 1 नवंबर 1989 को, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। उनमें से पानीपत को दोबारा से करनाल में डाल दिया गया था, उसको दोबारा अगले साल जिला बनाया गया था। एक साथ 2 जिले 1972 में बने थे, भिवानी और सोनीपत, और उसके बाद एक साथ आपके 2 जिले कब बनाए गए आपके 1997 में। 1997 में कौन कौन से आपके, आपका फतेहाबाद और आपका झज्जर। ठीक है, तो चलो काला तितर पर्यटन केंद्र कहाँ पर है, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, दो चीज है, एक तो है काला तितर पर्यटन केंद्र और दूसरा है आपका, और दूसरा एक तो है केंद्र और दूसरा है आपका स्थल। जब भी बात करें स्थल की तो स्थल है आपका सिरसा में। स्थल की बात करूं, हरियाणा काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, तो आप जाएंगे डायरेक्ट सिरसा के साथ। लेकिन यदि वो पूछ ले केंद्र, तो केंद्र होगा आपका पंचकुला में। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां हैं, वहीं पर है काला तितर पर्यटन केंद्र। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। स्थल आए तो सिरसा, सा सिरसा, सा स्थल, सा स्थल, सा सिरसा। पंचकुला में क्या रहेगा आपका, पर्यटन केंद्र। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पंचकुला में स्पेशली मोरनी हिल्स में, मोरनी हिल्स आपकी कहाँ पर है, पंचकुला की जो मुख्य पहाड़ी है, आपकी जो शिवालिक पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है, पंचकुला में। जो उसकी मुख्य पहाड़ी है मोरनी हिल्स, बहुत सारे कैंडिडेट गए भी होंगे घूमने के लिए। तो वहां पर क्या है, सबसे जो ऊंची चोटी है 15-14 मीटर करो, वैसे है तो उसकी कम ज्यादा, लेकिन हमारे एसएससी ने 1514 मीटर, तो आपको 1514 मीटर ही याद रख लेना है। तो 14 मीटर कहाँ पर है साहब, यह है आपकी पंचकूला में। जो आपकी मोरनी हिल्स है, मोरनी की पहाड़ियां, वहीं पर है आपका केंद्र। स्थल आपका रहेगा सिरसा में। सिरसा की साहब आपकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, 75 में, 1975 में। सिरसा आपका राजस्थान को भी टच करता है और सिरसा आपका पंजाब को भी टच करता है। यदि आप हरियाणा के मैप में देखोगे तो ये हो गया सिरसा, और यहाँ पर है एक आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद, और यहाँ पर है आपका हिसार, H4। तो सिरसा के डायरेक्ट नीचे हिसार नहीं है, रहे हो, बीच में आता है फतेहाबाद। प्रश्न आपका घुमा के दे देगा कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा के सिरसा को हरियाणा के कितने जिले टच करते हैं, तब आप जाएंगे सिर्फ एक पर, जिसका नाम है आपका फतेहाबाद। पिंजौर में कौन सा गार्डन है, तो पिंजौर में है आपका यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन, इसको पिंजौर गार्डन के नाम से भी हम जानते हैं, यादवेंद्र, पिंजौर में ही है ये, और काफ़ी फेमस है। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, जो हरियाणा जीके की स्पेशली कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी बुक्स आती हैं, उन पर आपने यहाँ तस्वीर की होगी। पटियाला के राजा थे यादवेंद्र के जो पिताजी थे, उन्होंने बनवाया था ये। ठीक है साहब, और कहाँ पर है ये, पिंजौर में है, यादवेंद्र गार्डन है साहब। फिदाई खां से ये रिलेटेड है। और क्या खास बात है, इसमें मेला लगता है हर महीने, हर जुलाई में, हर साल। ठीक है साहब, और पिंजौर कहाँ पर है साहब, आपका पंचकुला में। पिंजौर काफ़ी फेमस है, कालका भी काफ़ी फेमस, और आपका पंचकुला भी काफ़ी फेमस। तो पंचकुला के अंदर पिंजौर विधान, कालका और आपकी पंचकुला, दो ही विधानसभा की सीट, जैसे एक भी आपकी आरक्षित नहीं है। 15 अगस्त 1995 को बना था, कौन, पंचकुला। ठीक है सर, ओके। सो होपफुली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, टीचिंग स्टाइल आपको काफ़ी बेटर लगा होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ यूट्यूब पर, जो आप इस समय यह वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको द टीचर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, द टीचर्स लिखना पड़ेगा, हरियाणा अब मत लगाना, द टीचर्स के नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर।
ना मिले तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है सबसे ऊपर दोनों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। ठीक है साहब, तो लेक्चर को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आई होप कि आपको वीडियोज, कंटेंट, टीचिंग्स सब अच्छा लग रहा। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आप आपके सजेशन भेज सकते हैं। क्या आपको खामियां लगी, क्या अच्छी, कुछ और इसके अंदर ऐड करना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। कहाँ पर बताओगे? आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर आओ, वहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करो, मतलब मैसेज कर दो आप सीधा, तो मेरे तक वो पहुँच जाता है। ठीक है साहब, तो चलते चलते मैं आपको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये जो कमेंट है या जो सजेशन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मुझे पर्सनली तौर पर ऐसा लगता है बहुत कम टाइम में काफ़ी सारे कैंडिडेट बिल्कुल दिल से जुड़ गए। और भाई मैं इस कमाई को, क्योंकि मेरे पास ये इससे ऊपर कुछ है भी नहीं, और इससे ऊपर हो भी क्या सकता है। मैं अपने घर से या अपने स्टूडियो से या अपने हॉस्टल से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। अब कोई महेंद्रगढ़ से बैठकर लाइव, कोई हरियाणा से, आउट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से बाहर, कोई दिल्ली मुखर्जी नगर यहीं से पढ़ रहा है। तो इससे ऊपर क्या हो सकता है? तो कुछ भी। तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो, और आप टाइम निकालते हो, पढ़ते हो, तो थैंक यू। सेव करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, जुड़ो अगर आपको अच्छा लगता है, मैं आपके ऊपर कोई फ़ोर्स भी नहीं करता, ठीक है? लेकिन जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपको, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन एक वीडियो बनाई थी कि आप अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो उस दिन के बाद में लास्ट में ये बात बोल कि आपकी कोई क्वेरी है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफ़ी कैंडिडेट हैं, कोई स्टडी के बारे में बोलता है कि साहब स्टडी नहीं हो रही, सरकारी नौकरी कैसे निकालूँ? तो इनके ऊपर मैं हर एक दिन वीडियो के लास्ट में आकर 2, 4, 5 मिनट ले लेता हूँ। क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, शेयर कर दो, मैं ही पढ़ाने वाला कौन हूँ भाई। तो बहुत सारे टीचर हैं हरियाणा में, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। की किताब, की बुक, जिसकी कोचिंग, जिसकी क्लास आपको बेटर लगे, उनमें से मैं भी एक छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ जुड़ सकते हैं, या किसी भी टीचर की आप वीडियो देखते हैं। तो मैं एक कैंडिडेट है उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। आई होप कि उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को यह बात यह बात पहुँच जाए। उसने डाला था कि साहब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले हैं अपने हरियाणा कि साहब मैं नहीं करना चाहता, लेकिन घर वाले हैं, अब मैं डांसर बन, तो मैं उसी में जाना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले हैं जो मेरे, तो वो नहीं मान रहे, क्या करूँ? तो 25-26 साल की उसकी एज है, मतलब अपनी ही क्या है वो का लड़का ही है वो। तो उसने क्या बोला, उसने ये बात बोल दी, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश, आई थी चाहे तो बेटर है। अब उसको और आप जो जैसे और भी बहुत सारे दोस्तों को मैं यही, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप नहीं क्रैक कर पा रहे नो, या फिर आपको, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो आपको एक ही बात, सबसे पहले हमारी लाइफ 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अपना परिवार, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, जो अपने रिश्ते, ये फैमिली की बोल रहा हूँ, मामा चाचा ताऊ काका नाना तो हटा दो, कोई है नहीं। अपना है जो आपका जो ब्लड रिलेशन, आपकी वाइफ है वो भी आपके परिवार में ही है, ठीक है? तो बाहर मत, क्या है, अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, या कोई लड़की देखोगी तो हस्बैंड हो, तो ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। सेकंड क्या है, आपके ड्रीम्स। अब ये आप ये बोलोगे साहब क्या हम अपने ड्रीम मार लेंगे? नहीं, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका परिवार बिल्कुल ही नहीं मान रहा, तो ये काम करो, आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, तो आप एक काम कर, कुछ टाइम देकर देख लो सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन, 2 साल 3 साल 4 साल में। अब क्या होगा, अगर आपकी एज है उस पर्टिकुलर दायरे में,
ज़ाहिर सी बात है, यदि आप 35 प्लस होंगे तब आपकी शादी हो गई होगी और अब बच्चे भी नहीं रहे। आप ये जिद कर भी नहीं सकते कि मेरे को डांसर ही बनना है, क्योंकि ज़िम्मेदारी है ना। लेकिन अगर आपकी एज है, जैसे कि आपने बोला 25-26 साल का हूँ मैं, तब क्या करना है आपको, थोड़ा-सा, अगर एकेडमिक्स आप जो स्कूली की और कॉलेज की, यूनिवर्सिटी अगर आपकी हो गई है, तब थोड़ा-थोड़ा आप इस पे, मैं कहूँगा, किताबों पे आप टाइम करोगे, आप एक अच्छे इंसान, एक बात। दूसरी, नौकरी अगर लगने का मन नहीं है, तो मम्मी-पापा नहीं मान रहे, तो क्या करो, तो इस चीज़ को आप एक टाइम दे दो कि मैं इतना टाइम दूँगा, और उस चीज़ को बर्डन मत मानो, यहाँ से फ्री रहो। किसी की भी वीडियो देख लो यार, बहुत सारे टीचर हैं, सभी टीचर हैं जो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ से देख लो, कोई कोर्स ले लो, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका पैशन है, यदि डांस है, तो आप 5 घंटे एक दिन में पढ़ लो, आधा घंटा डांस कर लो। अगर आपने कुछ किया हुआ है उसमें, या और बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, किसी को म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, कोई इंस्टाग्राम पर रील, कोई डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है यार, थोड़ा सा टाइम उसको दे दो, लेकिन मेजरली ज़्यादातर टाइम आप। दूसरी बात, इसके साथ साथ जब आपको एक लत लगेगी ना, एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर बैठकर पढ़ना शुरू करोगे, मन से, दिमाग से, दिल से, और वो कब होगा, वो जब होगा जब आप नियमित रूप से आपके पास टाइम शेड्यूल हो कि 6 बजे उठना है, 7 बजे, तो 5-6 घंटे, उसके बाद 1 घंटा यहाँ पर थोड़ा बहुत घूम फिर लिए, कुछ खा, मम्मी का ये काम करवा दिया, तो फैमिली को फर्स्ट प्राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बार सक्सेस हो गए, मान के चलो, क्योंकि दूसरी साइड तो आप प्रैक्टिस हर दिन कर ही रहे हो ना, डांस, सिंगिंग किया, इंस्टाग्राम रील किया, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आप साथ साथ में इसको रखो, बहुत ज़्यादा फायदा। और ये आप उनसे पूछ कर देखो, जो लोग जिनके पास पैसे तक नहीं, गरीब थे बहुत ज़्यादा, सरकारी ऑफिसर, उनसे पूछ कर देखो, अब बोलोगे साहब उसके पास टाइम नहीं लगता, जिसको लगाना होता है वो लगा, 8 घंटे ड्यूटी करो सारी, आपका सपना है ना कुछ करने का, वो तो रात को भी काम, ठीक है, ये बात है। और उसके बाद जब आपको लगे कि यार मैं थक गया हूँ नौकरी से, मेरा बजट बढ़ गया है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मैं प्रॉपर तरीके से वो काम करना चाहता हूँ, तब आप वो काम कर भी सकते हो। इन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर फैमिली एंड योर, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकली कंडीशन, ठीक है। और मज़ा आता है भाई जब अपने पापा का, जो अपने बड़े हैं, उनका आशीर्वाद लेके घर से निकला, और जब अपने मम्मी भगवान के यहाँ है, कार्ड रखे, जब आपका पापा, आपका दादा, आपकी मम्मी के 4 लोग आए, 4 आदमी में, और जब आप आते जाते किशोर के माध्यम से सुनोगे, जो वो सुकून होगा ना, सबसे बढ़िया सुकून। और वो सुकून मैं आपने क्यों कर बताऊँ, क्योंकि जब आप 4 3 4 5 पेपर क्रैक करोगे, आप सरकारी लागोगे, और जब आप गाड़ी घोड़े छोड़ोगे, और आप थोड़ा डोनेट भी करोगे, गरीब बच्चे ने पढ़ा के भी, आपने फिर भी लगा कि भाई हाँ, रियलिटी में की जिंदगी है, की चीज़ घर बैठ के कौन सारी चीज़, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा देखो। और मैं तो यही बात कहूँगा, जो फालतू की चीज़ है, इन पे थोड़ा-सा, अगर 3 4 5 6 घंटे लगा रहे हो, तो इस पे 10 15 20 मिनट किताबा का टच, एकदम नहीं हो सकता कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत का संविधान भी, बहुत सारी किताबें पढ़े, ठीक है, आराम-आराम से। लेकिन ये एक आदत है, जिसने इसमें मन लग गया ना, किताब पढ़नी है, तो उसने पढ़नी है। उससे वो कह रहा मेरी वीडियो भी ना देखे, भाई तू तो फालतू ज्ञान दे, भाई मैंने पढ़ने देना है। तो यही बात है टोटल दोस्त, पूरी मिला के, ठीक है। उस तो ठीक है, और कुछ सब है नहीं, ये इतने ही आप, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़ सकते हो जो भी है हाँ, एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैंने बोल दिया है ये, अब आप बोलते नहीं, लाइक भी करवा दे, ठीक है, अगर आपने पसंद। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी वीडियो हैं, देख ली, मिलते हैं कल वाले। हमरे महबूब को